नमस्कार। दिन के बज चुके हैं 12 और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। लोकसभा में आज पारित हो सकता है आप्रवास और विदेशी विधेयक, तो वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्रालय से जुड़े 2 अहम विधेयकों पर होगी चर्चा। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भारत के प्रयास और प्रगति की संयुक्त राष्ट्र में सराहना। आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण देकर कहा, राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक निवेश के जरिए बचाया गया लाखों लोगों का जीवन। मुंबई के गोवंडी और चेंबूर इलाकों से 17 बांग्लादेशी घुसपैठियों को किया गया गिरफ्तार। विदेशी अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज। अमेरिका में 2 अप्रैल से विदेशी कारों में के आयात पर 25% टैरिफ की घोषणा। ऑटो सेक्टर में गिरावट। ट्रंप ने कहा, घरेलू विनिर्माण को मिलेगा बढ़ावा। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का समापन आज। अब तक 31 पदक के साथ हरियाणा शीर्ष पर, तमिलनाडु के नाम 26 और उत्तर प्रदेश के पास 22 पदक। और अब खबरें विस्तार से। इस वक्त संसद की कार्यवाही चल रही है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत कई अहम विधेयक अब तक पारित किए जा चुके हैं। आज भी कई अहम विधेयक दोनों ही सदनों में सूचीबद्ध है। लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों को 4, 6 और 8 लेन का बनाने से जुड़ा सवाल पूछा गया। इस सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिया। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति मंत्रालय से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। लोकसभा में सूचीबद्ध विधेयकों की अगर बात कर दी जाए तो आज आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को चर्चा के बाद पारित किए जाने का प्रस्ताव किया जाएगा। ये विधेयक भारत में विदेशियों के आप्रवास, प्रवेश और ठहरने को रेगुलेट करने का काम करेगा। इसके साथ ही लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। वर्तमान में गोवा विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इसका कारण ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त एसटी समुदायों की कम जनसंख्या है। हालांकि समय के साथ कुछ समुदायों को एसटी के रूप में मान्यता मिलने से स्थिति में बदलाव आया है। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा की ओर से किए गए बदलावों को भी पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत मंत्रियों के वक्तव्यों के साथ हुई। इसके बाद उच्च सदन में सांसदों ने लोकहित से जुड़े मुद्दों को उठाया। राज्यसभा में आज 2 विधेयक चर्चा और वापस किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। उच्च सदन में विनियोग संख्या 3 विधेयक 2025 और वित्त विधेयक 2025 को विचार और वापस किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। दोनों ही विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल की बात कर लेते हैं। 11 मार्च को लोकसभा में आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया। इस विधेयक में भारत आने वाले विदेशियों के लिए पासपोर्ट, वीजा, उनके पंजीकरण और अन्य आप्रवास से जुड़े कानूनों के लिए व्यापक नियम शामिल हैं। ये बिल भारत की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने को लेकर भी अहम माना जा रहा है। संसद के मौजूदा सत्र में आप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया गया था। इस विधेयक में आप्रवास और विदेशियों के नियमन से जुड़े कानूनी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। इस बिल में पासपोर्ट, वीजा, विदेशियों के पंजीकरण और अन्य आप्रवास से जुड़े कानूनों के लिए व्यापक नियमों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। बीते 11 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया। मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारत में प्रवेश करने वाले और उससे निकास करने वाले व्यक्तियों की बाबत
पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए केंद्रीय सरकार को कतिपय शक्तियां प्रदान करने और वीज़ा तथा रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा सहित विदेशियों से संबंधित मामलों को भी नियमित करने के लिए तथा उनसे संसक्त या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस विधेयक का उद्देश्य एक एकीकृत और आधुनिक कानूनी ढांचा बनाना है। ये विधेयक पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आप्रवास अधिनियम 2000 समेत कई अन्य मौजूदा कानूनों की जगह लेगा। नए नियमों के बनने तक इन कानूनों के तहत चल रहे सभी मामले और दंड वैध रहेंगे। इस विधेयक में सख्त वीजा और पंजीकरण नियमों को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। विधेयक में नियमों के सटीक कार्यान्वयन के लिए इमिग्रेशन ब्यूरो को मजबूत करना, उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटना और अप्रवास प्रक्रिया के पालन जैसे उद्देश्य शामिल हैं। नए कानून के तहत प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया जाएगा। विधेयक में केवल वैध दस्तावेजों के साथ ही भारत में प्रवेश की अनुमति मिलने, संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेने और उन्हें प्रवेश देने से इनकार करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। साथ ही भारत आने वाले विदेशी नागरिकों से वीजा की शर्तों के सटीक अनुपालन का जिक्र भी विधेयक में है। इसके अलावा भारत आने वाले विदेशियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य करने को लेकर भी प्रावधान किया गया है। साथ ही उनके लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने को लेकर भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे। यहां काम करने वाली संस्थाओं जैसे शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और होटलों को भी उनके यहां रह रहे विदेशी नागरिकों की जानकारी मुहैया करानी होगी। इस विधेयक में कानून के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत वैध दस्तावेजों के बिना प्रवेश पर 5 वर्ष तक की कैद और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। आप्रवास और विदेशी विषयक विधेयक 2025 सुरक्षा चुनौतियों को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि नए विधेयक को अगर पुराने विधेयक से तुलना की जाए तो कितना ये आधुनिक नजर आ रहा है और कितना बेहतर नजर आ रहा है। पुराने कानून के मुताबिक 4 अलग-अलग कानून असंगठित और पुराने हैं, लेकिन अगर नए कानून की बात की जाए तो चारों को एकीकृत कर एक आधुनिक कानून का रूप दिया गया है। पुराने कानून में प्रवेश के लिए पासपोर्ट अनिवार्य था, लेकिन वीजा और अन्य दस्तावेजों पर अस्पष्टता थी, लेकिन अब इन्हीं सभी चीजों को अनिवार्य कर दिया गया है। पुराने कानून में विदेशियों का पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन लागू करने में ढिलाई थी, लेकिन अब पंजीकरण करना अनिवार्य है और समय के अनुसार। निगरानी के लिए कोई केंद्रीकृत संस्था नहीं थी पुराने कानून में, लेकिन अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की स्थापना इस नए कानून के जरिए की जा रही है। सुरक्षा पर कम जोर था, स्पष्ट प्रावधान थे, लेकिन इस नए कानून में सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। तो नए कानून पुराने कानून से बिल्कुल बेहतर नजर आ रहा है, आधुनिक नजर आ रहा है। अधिकारियों की शक्ति सीमित थी, अस्पष्ट अधिकार थे, फैसला अंतिम नहीं था, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों के फैसले अंतिम और अब बाध्यकारी होंगे इस नए कानून के तहत। साथ ही साथ अगर आपको बताएं कि जहाज विमान संचालकों पर सीमित दायित्व था अगर पुराने कानून की बात की जाए, वहीं नए कानून में वाहकों, वायु, जल, अलग अलग चीजों की बात की जाए तो ये जरूरी हो जाते। जानकारी का दायित्व होटल संचालकों तक सीमित था पुराने कानून में, जबकि शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों सहित सभी संबंधित पक्षों पर अब दायित्व पूरा बनता है। तो नए कानून से अब सख्ती से निपटा जाएगा घुसपैठ को भी, और अवैध प्रवेश पर 5 साल तक ये जेल, 50,000 रुपए तक का जुर्माना था पहले के कानून में। अब जबकि नए कानून की बात की जाए तो 5 साल तक की जेल है, वहीं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों। फर्जी दस्तावेजों के उपयोग पर अस्पष्ट प्रावधान थे, हल्का दंड था, यानी कि दंड बहुत भारी नहीं था पुराने कानून में, लेकिन अब दंड जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है। सब इंस्पेक्टर या ऊपर के अधिकारी को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार था पुराने कानून में, लेकिन अब हेड कांस्टेबल या ऊपर के अधिकारी को बिना वारंट का अधिकार प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की रिपोर्ट पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया। रिपोर्ट में किए गए दावों को विदेश मंत्रालय ने सख्ती से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग द्वारा जारी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट को पक्षपाती और राजनीतिकरण से प्रेरित बताया है। मंत्रालय ने अमेरिकी पैनल को लेकर कहा कि SCIRF को एक चिंता के विषय के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। बता दें कि अमेरिकी पैनल की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में धर्म के नाम पर भेदभाव बढ़ गए हैं।
रिपोर्ट जारी होने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आयोग भारत की धार्मिक विविधता और बहुलवादी ढांचे को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत कर रहा है और इसके लगातार आरोप भारत की धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को गलत तरीके से पेश करते हैं। इसके साथ ही जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत में 1.4 बिलियन लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्मों से आते हैं। इस बात के लिए भारत का समाज एक उदाहरण है कि विभिन्न धर्मों के लोग शांति और सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक साथ रहते हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर भारत का डंका बज रहा है। इस बार बात हो रही है भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की। संयुक्त राष्ट्र ने आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहलों का उदाहरण देते हुए शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में भारत के प्रयासों और प्रगति की सराहना की है और इसे अनुकरणीय बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि देश ने अपने स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से लाखों लोगों का जीवन बचाया है। संयुक्त राष्ट्र के एक समूह की शिशु मृत्यु दर आकलन रिपोर्ट में भारत और कुछ अन्य देशों का उदाहरण दिया गया और शिशु मृत्यु दर रोकने में हुई प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाली विभिन्न रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति, साक्ष्य आधारित रणनीतियों और निरंतर निवेश से मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि देश ने स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के माध्यम से स्थिति को बेहतर किया गया है। साथ ही इसमें कहा गया है कि अपनी स्वास्थ्य प्रणाली में रणनीतिक निवेश के माध्यम से भारत पहले ही लाखों लोगों का जीवन बचा चुका है और लाखों अन्य लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। तो यूएन के एक समूह की शिशु मृत्यु दर की आकलन रिपोर्ट है जिसमें आयुष्मान भारत का उदाहरण दिया गया है और भारत में जिस तरीके से आयुष्मान भारत की वजह से शिशु मृत्यु दर में कमी आई है उसकी प्रगति को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि ये बेहद ही सराहनीय काम किया है और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहलू का उदाहरण अपनी रिपोर्ट में दिया गया है। भारत की पहल को अनुकरणीय बताया है संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में। इसके साथ साथ आपको बता दें कि रिपोर्ट में और भी कई बातों का जिक्र किया गया है जो भारत में स्वास्थ्य योजनाओं में हो रही लगातार प्रगति को दर्शाता है। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। 4000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के साथ भारत बांग्लादेश सीमा दुनिया में 5वें नंबर पर है। सीमा पार पड़ोसी देश में राजनीतिक उथल पुथल निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर दिल्ली में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने बीएसएफ के पूर्व एडीजी से इस विषय में खास बातचीत की है। बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ है उसका क्या असर पड़ रहा है भारत के ऊपर और किस तरह से बॉर्डर को मैनेज करने के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं या हैं चैलेंजेस, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है बीएसएफ के पूर्व एडीजी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं श्री एसके सूद। सूद साहब, ये बताइए कि किस तरह से जो अब पूरी तरह से माहौल बदल गया है, सिचुएशन चेंज हो गई बांग्लादेश में, क्या ये बीएसएफ के लिए चैलेंज है? बीएसएफ के लिए तो सीमा पर जो इतना पूरस बॉर्डर है उस सीमा पर हमेशा चैलेंजेस है। कुछ देर के लिए जब अगस्त में रिजीम चेंज हुआ था तो जो लोग भारत में आने की कोशिश कर रहे थे उनके नंबर्स में इंक्रीज हुआ था, परंतु अब वो पहले जैसा ही नॉर्मल सिचुएशन हो गई है। तो ये चैलेंज थोड़े दिन के लिए था, बट आम चैलेंज वहाँ पर है क्योंकि बॉर्डर बहुत पोरस है, कई जगह से क्रॉसिंग्स हो सकती हैं। जब हम बात कर रहे हैं इलीगल माइग्रेंट्स के, तो ये किस तरह के लोग हैं और क्या भारत की सुरक्षा के लिए ये खतरा हो सकते हैं? देखिए, भारत की सुरक्षा के लिए इस तरह से खतरा हो सकते हैं क्योंकि हमारे देश के रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं और जब ये रिसोर्सेज इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच में शेयर करने पड़ेंगे तो वो उसमें हमारे खुद के रेजिडेंट्स को, खुद के देशवासियों को प्रॉब्लम्स होती है। और जो इनका कंपोजिशन है वो माइनॉरिटीज़ मेजॉरिटी दोनों प्रकार के कंपोजिशन है और हमें लगा उसमें ये लगा कि ये लोग अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए आने की कोशिश करते हैं आमतौर पर। कुछ दिनों के लिए जैसा मैंने बोला कि 5 अगस्त के बाद में इनका नंबर बढ़ा था, उसमें भी जो लोग थे वो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के रूप में उनको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। वो लोग वही ज़्यादातर व्यक्ति थे जो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे।
तो आपने सुना श्री एस.के. सूद से, इनका कहना है कि हालात बदले हैं, चैलेंजेस भी बढ़े हैं, लेकिन हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सीमा सुरक्षा बल, हर चैलेंज के लिए तैयार है। कैमरामैन सुमन के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की समृद्धि और मोदी सरकार द्वारा किसानों को लेकर किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार कृषि और किसान कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने किसानों की उपज खरीदी को लेकर मोदी सरकार के निर्णयों की जानकारी दी। तुअर, मसूर और उड़द के ठीक दाम किसानों को मिल सके, इसके लिए वो प्रभावी और पारदर्शी इन फसलों की खरीद की व्यवस्था करे। केंद्र सरकार ने, कृषि विभाग ने राज्य सरकारों को अनुमति दी है। तुअर की खरीदी का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है। मेरी अपील है, इस योजना का ठीक क्रियान्वयन राज्य करें। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा किसानों के पंजीकरण और प्रोत्साहन को लेकर भी जानकारी दी। चना, सरसों और मसूर, इनकी भी खरीद पीएम आशा योजना के अंतर्गत की जाएगी। अलग अलग राज्यों के लिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इनको सरसों की खरीद के लिए स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। तमिलनाडु में खोपरा की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। किसानों को पंजीकरण और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमने नेफेड और एनसीसीएफ पोर्टलों का उपयोग सुनिश्चित किया है। मेरी फिर एक अपील है कि एमएसपी के नीचे किसान की इन फसलों की कीमत ना जाए, इसलिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार प्रभावी सहयोग इन खरीदी में सुनिश्चित करे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर सीबीआई की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान आया है। उन्होंने बताया कि सीबीआई महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में जांच कर रही है। इस ऐप से राज्य के युवाओं को सट्टे की लत लगाई गई थी। दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब उनके पास और कोई दूसरा बोलने के लिए रास्ता है नहीं, और मुझे जहां तक जानकारी है महादेव सट्टा ऐप पर ये जांच हो रही है सीबीआई द्वारा, और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था और ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, और उसी की जांच सीबीआई कर रही है। तो चाहे कोई भी हो, दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे, सबके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। आगे बढ़ते मुंबई की शिवाजी नगर और आरसीएफ थाने की संयुक्त टीम ने मुंबई के गोवंडी और चेंबूर इलाकों में अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं।
दरअसल मुंबई पुलिस को अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश मिले हैं, जिसके तहत यह विशेष अभियान चलाया गया। गिरफ्तार किए गए सभी बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ विदेशी अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है या इन्हें किसी गिरोह द्वारा शरण तो नहीं दी गई थी। झारखंड में सोरेन सरकार की कानून व्यवस्था एक बार फिर कटघरे में है। कल भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिला परिषद के पूर्व सदस्य की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने आज रांची बंद बुलाया है। इसका समर्थन आजसू पार्टी, लोजपा समेत कई दलों ने किया है। इससे पहले भी कल भाजपा समेत कई अन्य संगठनों के समर्थकों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए राज्य की गिरती कानून व्यवस्था को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा हत्या के विरोध में कांके ब्लॉक चौक पर परिजनों समेत स्थानीय लोगों ने भी जमकर प्रदर्शन किया। स्थिति का जायजा लेने के लिए देर शाम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश संगठन मंत्री करमवीर सिंह समेत कई नेता पहुंचे थे, जिन्होंने घटना को लेकर रोष व्यक्त किया है। हालांकि पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देकर भागने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। पूरे सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मुख्यमंत्री आवास से मात्र कह सकते हैं 2 किलोमीटर के अंदर की घटना है और थाना से 500 मीटर भी नहीं होगा और अपराधियों ने पूरे सरकार को चुनौती दी है। अच्छे व्यक्ति थे, उनका पार्टी में भी और समाज में भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके इस घटना से हम व्यक्तिगत रूप से बहुत ही मर्माहत हैं। सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं अपराधियों को तुरंत पकड़ के सख्ती से उनके साथ कानूनी सजा दी जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 3 भाषा विवाद को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु भाजपा के प्रमुख के अन्नामलाई के बीच जंग छिड़ गई है। एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 3 भाषा के बयान पर आलोचना की थी, जिस पर पलटवार करते हुए अन्नामलाई ने लिखा कि अब पूरा देश जानता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के परिवार के पास निजी स्कूल हैं जो 3 भाषाएं और अधिक पढ़ाते हैं, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए समान नीति का विरोध करते हैं। वो आपको पाखंड कह रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 भाषा विवाद को लेकर एम.के. स्टालिन पर निशाना साधा था। उनका कहना था कि जब उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक खतरे में है तो वे विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अमरपाटन से विधायक डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह के बयान से अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक ने साधु संतों को लेकर एक विवादित टिप्पणी दे डाली है। सतना में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस नेता ने विवादित टिप्पणी दी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। बीजेपी ने कांग्रेस नेता के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सनातन और देवी देवताओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। हर समय हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू मतावलंबियों का अपमान करना, हिंदू साधु संतों का अपमान करना, राम मंदिर को लेकर टंगड़ी अड़ाने का काम करना, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करना। कांग्रेस क्या हिंदू समाज को समाप्त करने की चाल चल रही है? इटली की संस्कृति में पलने वाली कांग्रेस, बढ़ने वाली कांग्रेस बहुसंख्यक समाज के खिलाफ लगातार काम कर रही है, पर अब ये इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र सिंह जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने की घटना पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पैसा का मिलना चिंता का विषय है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो पूरी जांच के बाद सच सामने आएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाए हैं उसकी प्रवीण खंडेलवाल सराहना करते हैं। यहाँ इस प्रकार से पैसे का मिलना चिंता का विषय है और सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी जांच के बाद और तफ्तीश के बाद इसका सच सामने आएगा और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाए हैं मैं उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि शुचिता, राजनीति, जज
और कार्यपालिका, इन सब में बेहद आवश्यक है। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज अंतिम दिन है। बुधवार को पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां कई पूर्व पदक विजेताओं ने शानदार प्रदर्शन किया। 3 दिनों की इस स्पर्धा में 4 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने, जिसमें जसप्रीत कौर 45 किलोग्राम, मनीष कुमार 54 किलोग्राम, सीमा रानी 61 किलोग्राम और झंडू कुमार 72 किलोग्राम ने इतिहास रच दिया। अब तक के मुकाबलों में 170 स्वर्ण पदक विजेताओं का फैसला हो चुका है। पदक तालिका में हरियाणा 31 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर है, जबकि तमिलनाडु 26 और उत्तर प्रदेश 22 के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।